हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के विषय में। पिछले टर्म में आपने जिम्नोस्पर्म्स के विषय में देखा, पौधों का वह समूह जिसे आप एंजियोस्पर्म कहते हैं। वर्गीकरण में उनके कुछ लक्षण, सामान्य वर्गीकरण यहाँ देखना है तथा महत्व। तो आप देखें, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी शब्द का अर्थ है एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड, यानी ऐसे पौधों का समूह जिनके बीजों पर बीजा आवरण सीड कोट पाया जाता है। अर्थात इनके जो भ्रूण होते हैं, बीज होते हैं, उनके ऊपर एक मोटा कवर, जैसा आप चने की भूसी देखे होंगे, चने को छीलने के बाद ऊपर एक भूसी जैसा छिलका मोटा मिलता है, उसी को सीड कोट, बीज कवच कहते हैं। कुछ पौधों के बीजों में यह बीज कवच बहुत पतला होता है, जैसे गेहूं में, मक्का में, लेकिन कुछ में बहुत मोटा होता है, जैसे चना, मटर, कपास, इनके बीजों में मोटा होता है। वहीं नारियल के बीजों पर देखें, जो कड़ा सा फूल आप तोड़ते हैं, रेशेदार होता है, वह उसका अंतःफलभित्ति होती है, उसके अंदर जो है कुछ ब्राउन कलर का पाउडर जैसा मिलता है, वह उसका बीज कवच होता है। जो हम आप खाते हैं नारियल समझकर, सफ़ेद भाग, वह वास्तव में उसका भ्रूणपोष होता है। तो इस तरह से लगभग सभी बीजों में मुख्य लक्षण है बीज कवच पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, कन्फर्म है। सामान्य लक्षण देखें, लगभग सभी स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जितने स्थलीय क्षेत्र हैं, पहाड़ हों, मरुस्थल हों, सामान्य भाग हों, दलदल हों, सब जगह इनके पौधे पाए जाते हैं। केवल जल निमग्न में, यानी पानी के अंदर इनकी मात्रा, वहाँ भी कुछ पौधे पर मिलते हैं, जैसे वैली सेनेरिया मिलता है, वहाँ भी कमल, यानी लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनके इस वर्ग के पौधे। और पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट होगा, इसमें जाइलम्स होंगे, फ्लोएम्स होंगे, अदर ऊतक भी होंगे। पौधों में लैंगिक जनन के लिए विकसित पुष्प आते हैं। सबसे मुख्य लक्षण यह कि पुष्प पौधों में क्यों आते हैं, हमारे आपके पूजा पाठ सूंघने के लिए नहीं आते। पौधों में लैंगिक जनन से उनका बीज बनता है, वही बीज अंकुरित होकर नई पीढ़ी का पौधा बनता है, इसके लिए पुष्प आते हैं। तो इस वर्ग के सभी पौधों में पूर्ण विकसित पुष्प आते हैं, अर्थात उसमें निश्चित रूप से अंड्रोशियम, गायनोशियम, पुंकेसर, स्त्री केसर होगा, जिसमें निषेचन क्रिया होगी और जो है बीज बनेंगे। पुष्प में अंडाशय युक्त होते हैं। पुष्प में, जैसे आप जिम्नोस्पर्मी में देखा था कि उसमें अंडाशय नहीं थे, इसलिए फल का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ग के पुष्प अंडाशय युक्त होते हैं, जिन्हें अंडाशय ही परिपक्व होकर के फल बनाता है। बीज बीजावरण से ढके होते हैं। आपको बताएं, पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है। संपूर्ण जीव जगत का यही एक मुख्य लक्षण है। एंजियोस्पर्मी प्लांट के जो ग्रुप हैं, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है, और किसी भी जीव में द्विनिषेचन क्रिया नहीं होती है। तो इसका मुख्य लक्षण होगा कि पौधों में जो निषेचन क्रिया होती है, द्विनिषेचन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था भ्रूणपोष निषेचन के पहले बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस भी आपको मिलेगा। जैसे इसमें विकसित पुष्प आते हैं, उसमें पुष्प शंकुओं के रूप में आते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म में शंकुओं के रूप में आते हैं। पुष्प अंडाशय युक्त होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं होता है। बीज बीजावरण से ढके होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीजावरण नहीं होता है। पौधों में द्विनिषेचन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एकहरा निषेचन होता है।
भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले बनता है। समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक तरह से इसका वर्गीकरण किया है। जैसे कैरोलस लिनियस ने इसे वर्गीकरण में बहुत लांग यानी 24 वर्गों में बांटा है। कैरोलस लिनियस ने एंजियोस्पर्म को 24 वर्गों में बांटा है। मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, एंड्रोसियम की संख्या को देखते हुए बांटा है उन्होंने 24 वर्गों में। परंतु अब बहुत जटिल वर्गीकरण है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ बेंथम और हुकर का वर्गीकरण दिया जा रहा है। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में यह है कि बीजीय पौधे, बेंथम हुकर ने पूरे पादप जगत को 2 भागों में बांटा था, अबीजीय पौधे और बीजीय पौधे। अबीजीय पौधे आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, शैवाल, कवक, मांस, पर्णपात। लेकिन ये बीजीय पौधे जिसमें बीज बनते हैं। फिर बीजीय पौधों को 3 भागों में बांट दिया, अनावृत बीजी, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। सबसे विकसित पौधे एक बीजपत्री है। अब इनके वर्गीकरण में यही गलती है, इन्होंने अनावृत बीजी को भी इसमें ला करके रख दिया है और बाद में उल्टा कर दिया इन्होंने। ये चीज़ यहाँ किए होते और ये यहाँ किए होते तो सही होता, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो ये कमी है। तो थोड़ा सा कमी को ध्यान न रखें। तो बेंथम और हुकर के अनुसार जो बीजीय पौधे हैं, बीज सीडेड प्लांट हैं, उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, मोनोकाटिलिडनी, डाईकाटिलिडनी और अनावृत बीजी। एक बीजपत्री भी। फिर द्विबीजपत्री पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी पॉलीपिटेली, पॉली से ही मतलब है कि पॉली अलग अलग, पेटेली मतलब पेटाल्स, यानी पुष्प के दल पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे सरसों में, मूली में। गैमोपिटेली पुष्प के दल जुड़े होते हैं, जैसे धतूरा में, कनेर में। गैमोपिटेली एक दल बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, जैसे गेंदा में, सूरजमुखी में ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि मुख्य तौर से मोनोकाट, डाईकाट में अंतर। आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी अंतर लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है। एंजियोस्पर्म का जो लक्षण यहाँ दिया गया है, इसमें दूसरे लक्षण से छठे लक्षण तक को उल्टा कर दीजिएगा। कैसे? इसमें लैंगिक जनन के लिए विकसित पुष्प आता है, तो जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन के लिए पुष्प शंकुओं के रूप में आते हैं। अंडाशय नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में अंडाशय नहीं होता है। फल बनते हैं, एंजियोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं। बीज बीजावरण से ढके होते हैं, अनावृत बीजी में बीजावरण से ढके नहीं, बीज नंगे होते हैं। पौधों में द्विनिषेचन होता है, इसमें पौधों में एकहरा निषेचन होता है। भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है, इसमें निषेचन के पहले बनता है। इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर हम मोनोकाट और डाईकाट में अंतर बताते हैं आपको, वो देखिए आपको बोर्ड पर लिखा गया है, इधर कॉर्नर में थोड़ा सा तिरछा करते हैं कैमरे को, आपको मिल रहा है मोनोकाट और डाईकाट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में, ये एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में पहला ही लक्षण है कि इसमें एक बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं, और इसमें 2 बीजपत्री होता है, जैसे आप चना, मटर, सरसों ये सब देखे होंगे। इसमें 2 बीजपत्र होता है, चना, मटर, आम। तो जिन पौधों को हम बीज बड़े बड़े होते हैं, दोनों बीज पत्र अलग कर, 2 दाल अलग कर लेते हैं, 2 दालीय पौधे भी कहते हैं इसे, वो द्विबीजपत्री हैं। जिनमें नहीं अलग करते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, मेड़ुआ का, गन्ना, मांस, ये सब। अब एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां सरल पत्ती होती है, और पत्तियों में जो सिरा का विन्यास होता है समांतर सिरा विन्यास।
आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सरल पत्ती क्या होती है, समांतर। इनमें दो बीजपत्री पौधों की पत्तियां संयुक्त होती हैं। जो पत्तियों में सिराओं का विन्यास होता है तो जालिका कहते हैं, जाल बनाए रहते हैं सभी नसें आपस में। कभी पीपल की पत्ती सड़ी हुई आधा देखे होंगे, ऐसे करने पर वो तमाम नसों के जाल आपको दिखाई देते हैं, उलझे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन केले की पत्ती आप देख लीजिए, वो फटता है तो केला भी इसी का है। केला, बांस, गन्ना सब इसी के पौधे हैं मोनोकाट के, बाकी सभी जड़ हैं। इसमें जो जड़ होती है झकड़ा जड़ तंत्र पाई जाती है, यानी आप गेहूं या धान के पौधे को उखाड़ लीजिए तो सारी जड़ें एक समान व्यास की रेशेदार जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ तंत्र पाई जाती है। जबकि इसमें एक मेन जड़ होती है, मूसला जड़, एक मूसला जड़ प्रधान जड़ होगी जो क्रमशः पतली होती जाएगी और इसमें बहुत सारी सहायक जड़ें निकली होंगी। इस तरह की जड़ होती है, सब मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ नामक चैप्टर में हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। पौधों की मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। पौधे जितने मोटे निकलते हैं उतने ही मोटे रहते हैं, उसके कोशिकाओं का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे बांस आप देखे होंगे, बांस का जितना मोटा उसका करैल निकलता है उतने मोटा बांस होता है। इसीलिए मोनोकाट के पौधों को खेती करते समय किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अच्छी तरह भूमि तैयार करके फर्टिलाइजर आज डाल करके ही उगाएं, क्योंकि यदि पौधे कमज़ोर उगे तो उनसे उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में पौधों की मोटाई बढ़ती नहीं है। यानी और मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये नहीं होता, ये प्रायः होता है, सभी पौधों में नहीं होता लेकिन होता है। चना मटर में नहीं होता लेकिन होता है। इसमें भी अपवाद है। यक्का ड्रेसिना नाम के ऐसे पौधे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, अपवाद है। पुष्पों के दल त्रितयी होते हैं, यानी जो दल है करोला है वह 3 या 3 के गुणक में होता है, चाहे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, जैसे प्याज लहसुन में वो होता है। पुष्पों के दल चतुष्तयी यानी 4 या पंचतयी या 5 या उसके गुणक में होते हैं। जैसे आपका हिबिस्कस है, गुड़हल, सरसों है, सरसों में 4 होता है, हिबिस्कस 5 होता है। उदाहरण है गेहूँ, मक्का, केला, बांस। इसके आर्थिक महत्व में बच्चों आप सुन लीजिए कि हर क्षेत्र में इस पौधों का महत्व है। जैसे भोजन के रूप में दालें, तेल, अनाज, चीनी, गुड़ सब कुछ मिलता है। जितना आप खाद्य सामग्री खाते हैं सब कुछ मिलता है, मसाले सब मिलते हैं। यानी धनिया, जीरा, मिर्च सब इसी वर्ग के पौधे हैं, आलू हैं। उसके बाद औषधीय महत्व के पौधे, बहुत सारे पौधे हैं जिनकी औषधीय महत्व है, औषधियाँ बनाई जाती हैं। तमाम जैसे बेलाडोना नाम की औषध, एक्ट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से बनाई जाती है। पुनः सिनकोना पौधे से बनाई जाती है। इसी तरह ये सब गोल की भूसी है, तमाम चीज़ें हैं। जो तुलसी का महत्व जानते ही हैं, नीम का महत्व जानते ही हैं, तो तमाम औषधीय पौधे इसमें हैं। इसके बाद लकड़ी के रूप में शीशम, महुआ, सागौन, ये सब की इमारती लकड़ी मिलती हैं। कागज, पलाश, पीपल आदि पौधों से कागज भी बनाई जाती है। और उसके बाद रेशे के रूप में पटसन है, सनई है, नारियल है, इनसे रेशे मिलते हैं जब कपड़े, चटाई या बनाते हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ, चाय, कहवा, कोको, नशीले पदार्थ सब कुछ इससे पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। आगे जो है लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। पूछ लेगा महत्व तो हेडिंग डाल करके सभी तरह के पौधे आपको पाए जाते हैं। अब अगले टर्न पर लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो देखेंगे।